हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस का पहला हम लोगों का टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मैथ्स का जो पहला चैप्टर रियल नंबर है वो बिल्कुल अच्छे से ओके कर लिया होगा। ठीक है, और आप मेरे साथ सारा काम करते जाइए। और जो बच्चे जैसे देखो इस समय ऑनलाइन क्लास सबकी चल रही होगी, जो बच्चे स्कूल से अटैच हैं उनकी भी क्लास चल रही होंगी। तो देखिए, आप जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो आप लोग पूरा अपना जो सिलेबस है, जो आपके स्कूल का सिलेबस है, वो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और कोई बच्चा स्कूल में भी पीछे ना रहे और उसके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ एक साथ करता रहे, ताकि मेरा वर्क और स्कूल का वर्क अलग अलग ना हो। वरना वो एक ही होमवर्क कर पाएगा, या तो स्कूल का करेगा या तो मेरा करेगा, तो उसका एक वर्क तो पक्का छूटेगा। तो आप लोग सारा जितना भी आपका सिलेबस है जो निकल चुका है आपके स्कूल में या जो स्कूल में चल रहा है, आप वो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो है साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस का जो है 12वां चैप्टर है वैसे तो, बट फिजिक्स का जो है टॉपिक है, पहला टॉपिक समझ लीजिए आप फिजिक्स का। जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे साइंस को आप वो देख लीजिए क्या हम लोगों का स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों का पहला प्रायोरिटी यही है कि हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से फिनिश करेंगे, इसके एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल्स सब ओके करेंगे। स्टेप नंबर 2, हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ जो हमारे उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी से नहीं होकर के कहीं अलग से होगा, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और उसको मैं पढ़ाते पढ़ाते उसका जो लिंक होगा मैं सब स्टूडेंट को सेंड कर दूंगा। और जो जिस स्टूडेंट को लिंक वगैरह ना मिले वो तुरंत या तो अपना रिकॉर्ड वाइज भेज दिया करे या तो जो है मैसेज टेक्स्ट कर दिया करे, लेकिन काम करते रहो। ठीक है। स्टेप नंबर 3, आप जब ये पूरा फिनिश करोगे तब आपका मैं एक टेस्ट लूँगा। ठीक है, उस टेस्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना काम किया है। ठीक है, और देखिए कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, ना तो स्कूल में ना तो यहाँ। और आप इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जितने आपके टॉपिक स्कूल में चल रहे हैं या फिनिश हो गए हैं आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको ओके करा दूँ। ठीक है, और हर बच्चे को मैं एक लेवल पे लाना चाहता हूँ और सबका टारगेट है कि हम लोग 90+ अचीव करें इस बार बोर्ड में। तो आप लोग पूरा लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करते हुए कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो चैप्टर 12 हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है पहले हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ये बना हुआ सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी समझना होगा और सबसे पहला टॉपिक सर्किट ही आता है, तो सर्किट समझना होगा। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा यही है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो करंट की बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग सर्किट समझ लेते हैं। देखो सर्किट वो होता है कि सपोज दैट आपने कहीं कई वायर सेट कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, और हमेशा बड़े वाले से ही करंट निकलता है, तो बड़े वाले से निकला और करंट पास हुआ। और यहाँ पे आपने लगा रखा है एक बल्ब। ठीक है, वो बल्ब जो है अभी ये ऐसे ही है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर ये पूरी तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब करंट इसमें यहाँ से जितना इसका इनपुट हुआ है उतना ही ऐसे जा कर के इसका आउटपुट हो जाए, आकर के इस जंक्शन पे लौट आए, तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो आप समझ पा रहे हैं, तो इस केस में ये जो बल्ब होगा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सर्किट ओके हो चुकी है। तो सर्किट का मतलब वो है कि जहाँ से करंट पूरी तरह से पास कर जाए। ठीक है, कहीं फॉल्ट ना हो, मतलब कहीं इस वायर में कहीं कटिंग सटिंग ना हो, तो ये पूरा सर्किट हो गया। ठीक है, आप लोग सीधी सी भाषा में समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ सर्किट। ठीक है, बाकी आप लोग ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्किट होती क्या है। बाकी बहुत सारी सर्किट्स आएंगी, सर्किट्स का पूरा टेबल है, वो आप लोगों को ओके करके रखना है। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि सबसे पहला चीज़ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे कोई वायर है, सपोज दैट आपके पास कोई वायर है, ये रहा वायर, और इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम एक पार्ट काटें, एक एरिया काट लेते हैं। ठीक है, एक एरिया हमने काटा तो उस एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये अब ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस केस में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा। सबसे पहला चीज़ यही होता है। ठीक है, तो और सारी बात हम लोग समझते हैं अपने मेन पेज पे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
तो ये आपका वायर था, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए थे। तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं, डिफिनीशन दे सकते हैं, इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, हमने ये वाला पार्ट काटा था एक, ये पार्ट हमने यहाँ पे समझ लीजिए जूम कर दिया है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पूरा किसका शेप बन चुका है, एक चार्ज का शेप बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला केस यहाँ पे आपने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो उससे बना चार्ज। अब सेकंड केस में फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो कहलाता है करंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि करंट है क्या असल में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो करंट को अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट को हम शो किससे करते हैं, करंट को हम लोग शो करते हैं आई से। ठीक है, और ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज बाय टाइम बोल सकते हो। ठीक है, इसकी एक डिफिनीशन और बन जाएगी, यहाँ से आप देखोगे तो इसको हम कह सकते हैं, इसको बोलेंगे चार्ज। ठीक है, और ये अपॉन को बोलेंगे पर यूनिट, और ये हो गया टाइम। तो हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि करंट की डिफिनीशन क्या होती है। तो हमने दो तरीके से इसकी डिफिनीशन बताई, और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें, अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो लिखेंगे आई इक्वल्स टू, चार्ज हमारा क्यू हो गया और टी हो गया टाइम, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, तो अब पूरी बात समझ गए कि चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी से। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, बट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। ठीक है, तो जब भी करंट की बात आती है तो इसको हम लोग एम्पियर से ही डिनोट करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। तो अब करंट के बारे में सारी बात समझ चुके हैं कि करंट होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे, और वहाँ देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अभी आप करंट के बारे में सारी बात समझ, तो आपने देखा ये भी फार्मूला हमने भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया, और आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि नेट चार्ज अगर क्यू हो तो अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो मैंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो हमने ये वाला एरिया काटा था, यही क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उसमें करंट आई होता है। ठीक है, और वही यहाँ पे फार्मूला दिखाया गया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा है, कर लेते हैं इसको तुरंत। देखिए करंट कितना दे रखा है, और करंट एम्पियर है, तो ये करंट को आप देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल करते वक्त पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो उसको तुरंत लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, ये देखिए यहाँ पे एम्पियर दे रखा है, यानी करंट दे रखा है, मीन्स आई से डिनोट करोगे, आई इक्वल्स टू 0.5 लिखोगे। ठीक है, देखिए नीचे सोल्यूशन में, और उसके बाद आगे पढ़िए एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब टाइम भी दे रखा है 10 मिनट। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो टाइम होता है उसको हमेशा सेकंड में रखिएगा। ठीक है, तो 10 मिनट है, 10 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड। ठीक, उसके बाद पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीधा सा फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और इसने चार्ज पूछा है, ये वाला है चार्ज, मैथ आपको आती है, टी इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आगे हो जाएगा Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, बेसिकली, और उसके बाद आई और टी मल्टीप्लाई, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका चार्ज निकल आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए इन सब क्वेश्चन को ज़रूर करिए। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको इंटेक्स क्वेश्चन कहा जाता है, तो इंटेक्स क्वेश्चन जरूर करिए, छोड़िए मत, इग्नोर मत करिए। वैसे मैं अभी जब चैप्टर फिनिश कर लूँगा तो पहले इंटेक्स के क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग ये करते जाएं, और बहुत सिंपल सा आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ है। यहाँ पूछा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था हमने समझाया हुआ है आपको, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट भी मैं बता चुका हूँ, एम्पियर होता है और कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है, हमने उसको डिफाइन भी किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये आप लगाइए, न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें
1 कूलम यानी कि Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये बहुत छोटा सा एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वो होता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, Q की वैल्यू दे रखी है 1, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा। N आपको निकालना है, N मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसी फार्मूले से। और E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो ये पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आके इधर 1 में डिवाइड हो जाएगी और N जो आएगा वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, बाकी मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसमें इसको कराऊँगा मैं, ठीक है। अगला टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसके यूनिट क्या हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का, चलिए आइए समझते हैं। पहले बेसिकली आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है V=W/Q, पर इसको हम समझते हैं अच्छे से, केवल फार्मूला तो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल की। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा चार्ज के नेचर के बारे में, ठीक है। चार्ज का नेचर क्या होता है, देखो चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, हमें पता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर चार्ज लाइक हो, मतलब सेम चार्ज हो, एक प्लस हो और माइनस माइनस हो, मीन्स ये लाइक चार्जेस हों, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर अनलाइक हो, मतलब एक प्लस माइनस हो और एक माइनस प्लस हो, अनलाइक चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ये चीज़, तो यहीं से जनरेट होता है। अभी आप समझ जाओगे कि पोटेंशियल यहाँ से कैसे जनरेट होता है, पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि हमें जानना होगा कि इसमें पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल मतलब कि बेसिकली आप ये समझ जाइए कि किसी के अगेंस्ट में, किसी चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना, ठीक है। चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना ही पोटेंशियल कहलाता है। कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये Q चार्ज है। इस चार्ज को हम, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आप एज्यूम करके रखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज को हम बोल सकते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। ये एक सोर्स चार्ज है, ओके। अब हम एक इन्फिनाइट से एक चार्ज लेके आ रहे हैं, Q0 बोलते हैं इसको। Q0 मतलब ये एक टेस्ट चार्ज है, हम टेस्ट कर रहे हैं और इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज है। तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव है तो इसको अगर हम पास में लाएंगे, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव पास लाओगे तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहेगा भैया मेरे पास मत आओ। लेकिन अगर ये इसका पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम लोग लेके आएंगे तो क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग ज़बरदस्ती इसको पकड़ लें, ठीक है, इसको हम खींच करके इस पॉइंट पे ले आएँ, ठीक है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर x माना जाए तो x तक की डिस्टेंस में यहाँ तक लाने में हमें ज़बरदस्ती वर्क करना पड़ा होगा, कुछ तो काम करना पड़ा होगा, कुछ वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि इस चार्ज को हम लोग इस चार्ज के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ा। तो इस W को लिखना पड़ेगा, और ये वर्क हमने किस पे किया, इस टेस्ट चार्ज पे किया है। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वही होता है पोटेंशियल, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल है क्या, जो इस चार्ज पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसको लाने में, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, इस चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। एक चीज़ को ध्यान देना है कि इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो ये अगेंस्ट में किया हुआ वर्क जो होता है उस चार्ज पे कहलाता है पोटेंशियल। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से अगर आप देखें तो क्लियरली आप इसको लिख सकते हैं V=W/Q0 लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख पाएंगे पोटेंशियल V=W/Q0 मीन्स हम इसको लिख पाएंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ से बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो समझना ज़रूरी है। पहले हम लोग इसकी यूनिट ओके कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। और चार्ज का यूनिट होता है, यह है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, आपको पता है ये चीज़। तो जूल पर कूलम हमारा हो गया यूनिट, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट बोला जाता है बोल्ट। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको बोल्ट कहा जाता है, मतलब कि जो पोटेंशियल की यूनिट होती है वो क्या होती है, बोल्ट होती है, ठीक है। तो आप सारी बात समझ गए पोटेंशियल के बारे में, लेकिन हमें अभी जानना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वही सेम केस, एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक हम इन्फिनिटी से
ये एक इन्फिनिटी है, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा है और यहाँ पे पहले हम पहुँच गए हैं एक पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क करना पड़ा होगा, इसी को हम ले के आ रहे हैं दूसरे पॉइंट बी पे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल बी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल वी ए होगा, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ काम तो हमने यहाँ से यहाँ तक किया ही है, काम हमने डब्लू किया होगा, ठीक है। अब देखिए आप, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मीन्स वी वी माइनस वी ए इक्वल्स टू सेम केस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं डिफरेंस है, और किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पी डी, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। अभी हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल से ही हमारा एक्सपीरियंस बनता है। देखिए हम लोग थ्योरी पढ़ करके ही सारी चीज़ ओके नहीं कर पाएंगे, हमें न्यूमेरिकल करना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे, एग्जाम्पल करने होंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका आ रहा है सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम, देखिए यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए मैंने स्टार लगाना स्टार्ट कर दिया, मेरा पेन अगर ये चल रहा है उस पर स्टार लगा रहा हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में सबको बता रखा है कि वो पक्का इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको सीरियसली लें, ठीक। तो ये देखिए जो सर्किट डायग्राम्स बने हुए हैं ये आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लें, देख करके थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो ऐसा कुछ बना होता है, जो बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उनका कुछ ऐसा फिगर होता है, मतलब ये इनका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। प्लग की या स्विच ओपन होती है तो ऐसा होता है, प्लग की स्विच क्लोज होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए ओपन और क्लोज पे फोकस कीजिएगा। वायर जॉइंट है तो ऐसा होगा, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग तो ऐसा होगा। कभी कभी इनके बारे में आ जाता है कि इनका सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम देखो, वैसे तो ज़्यादातर इसका आता है एमीटर का, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, या तो कभी वोल्ट मीटर का आ जाता है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं करंट के बारे में पूछेंगे और एमीटर का कह देंगे सर्किट डायग्राम बताइए कैसा होता है, या ऑप्शन में भी आ सकता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लें, बिल्कुल सिंपल सा है, याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें सबसे जो खास और सबसे अहम है वो ओम्स लॉ है, ठीक है। तो इस ओम्स लॉ को बिल्कुल सीरियसली समझें पहले, और फिर इसके डिफिनीशंस को और इसके स्ट्रक्चर को, यानी इसके साथ जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये है क्या बेसिकली। हाँ, तो ओम्स लॉ मैंने बोल दिया पहले ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझें ओम्स लॉ और बिल्कुल रट लें इसको अभी से, और आप माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कोई वायर है, इस वायर को हमने करंट दिया, ठीक है। इस वायर को करंट देने के बाद इसमें पोटेंशियल जनरेट होगी, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं, देखो एक चीज़ होता है फिजिक्स में कि एक साइन होता है कुछ ऐसा करके, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर हम किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, यानी वी को हमने बढ़ाया, तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, करंट हमने बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम एक नॉर्मल केस में लिख सकते हैं ओम्स लॉ यही होता है कि इफ़ एनी कंडक्टर, ठीक है, व्हेन वी प्रोवाइड एनी कंडक्टर करंट देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। या डायरेक्टली बोल सकते हो कि पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट टू गिवन एनी कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर को हम करंट लेते हैं तो उसका पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस फार्मूले से आप लोग बता सकते हो। इसको और आगे बढ़ाया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा तो रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ आप लिखेंगे बाई रिप्लेसिंग, ठीक है, बाई रिप्लेसिंग प्रोपोर्शनल। तो अगर उसको रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो कांस्टेंट आएगा आर, ठीक है। और यही आर आपका होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नया टर्म आ गया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर। तो अब आगे देख पाओगे तो जो ये V इक्वल्स टू हो चुका है आर आई, ठीक है। तो आर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा B/I, ठीक। ये मेन फार्मूला है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये चीज़ आप देखिए और समझिए इसको। अब इसका जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है,
इसका ग्राफ स्ट्रेट है, मतलब कि ये करंट होता है और ये पोटेंशियल होती है, और बीच में हमारा जो ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये इसका डायग्राम है, ये बिल्कुल डायग्राम ध्यान रखिए। जब भी ओम्स लॉ आएगा तो ओम्स लॉ आप डेफिनेशन लिखोगे, ये प्रूविंग लिखोगे और ये डायग्राम जरूर बनाओगे। 3 स्टेप में आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस का अगर हम यूनिट देखें यहाँ पे, तो पोटेंशियल का यूनिट हमने क्या देखा था, वोल्ट था। ठीक है, और करंट का था एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर हम इसका यूनिट कह सकते हैं। बट इन शॉर्ट रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट थे तो उन्हीं के नाम से इनका यूनिट भी पड़ गया, और इसका जो जिसको जो डिनोट किया जाता है ओम को, वो कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है, तो इस तरह होता है ओम। तो सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को। और रेजिस्टेंस को जो शो किया जाता है वो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा ऐसा करके शो किया जाता है, ये होता है रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ओम्स लॉ क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बना हुआ है इसका डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर रिप्लेस किया गया है और आया हुआ है कांस्टेंट आर। ठीक, यही हमारा ओम्स लॉ। क्लियर, तो आप ये सारी चीज़ पढ़ें। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, जर्मन फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम से हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने फाउंड किया था रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड फॉलोइंग इन द मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया था पोटेंशियल और करंट के बारे में। सीधी सी बात है, देख रहे हो आप, तो इन्हीं के नाम से पड़ गया था ओम्स लॉ। ठीक है, और उन्होंने बात क्या कही थी ये चीज़ देख लो। उन्होंने बताया था, ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वही बात हमने बताई थी, जो एक वायर में, ठीक है, जो करंट फ्लो करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के। ठीक है, तो ये हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोट करने लायक है कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा आर था वो आया था B/I, पर अगर हम यहाँ पे देखें आई को उधर सेंड कर दें तो R इक्वल्स टू आ जाएगा हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली आ जाएगा R इक्वल्स टू B/I था, तो I अगर हम इसकी जगह भेज दें तो आ जाएगा I इक्वल्स टू B/R। अब देखिए यहाँ पे एक केस जनरेट हो गया, ये हो गया I इन्वर्सली, इसको अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप पढ़ोगे, अपॉन में हो जाएगा तो आप इस प्रोपोर्शनल को इन्वर्सली पढ़ोगे। अब इस केस में ये होगा कि अगर R बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट घटेगा। ठीक है, यानी कि R अगर दुगना कर दिया जाएगा तो करंट जो है आधा हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, और हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम इस बात को फिर से वहाँ पे अच्छे से आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जब वहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है तो नई चीज़ आ चुकी है, तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में जानना होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस है क्या, और फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आराम से इसको हम ओके कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप धीरे से इसको देखिए, समझिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहीं से सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ये तीनों बात आपको बिल्कुल नोट करके रखनी है। ओके, जब मैं कभी टेस्ट लूँगा तो मैं ये सारी बातें पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, आपको दोनों पॉइंट ध्यान देने हैं। बाय रिप्लेसिंग, तो हम R देखिए यहाँ से R उठा लेंगे और यहाँ पे L/A हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट है रो। ठीक है, रो L/A, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ये जो रो आया हुआ है, ये रो आपका, रो ये साइन दिख रहा है आपको, RHO, रो। ठीक है, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, कभी कभी एग्जाम में सीधा आ जाता है, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ये कैसे आया, किस तरह आया, और इसका वैल्यू क्या होगा। इसको अगर हम आगे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अभी हमने इसको सॉल्व किया
तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए आया हुआ है। तो अगर हम रो को रोकें और ए को इधर भेजें तो आर ए हो गया और उस साइड बच गया रो एल, और उसके बाद हम रो को अगर उधर रोक लेते हैं तो ये आर ए बाई एल आएगा और रो हमारा आ गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। क्लियर? तो आप सारी बात समझ गए। देखिए कुछ रेजिस्टिविटी दे रखी हैं, ये रेजिस्टिविटी हैं, ये सब आपको याद नहीं करना है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। ठीक है, ये देखो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ आपको दिख रहे होंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी हैं, आपके पास बुक है, आराम से कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ, मतलब कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे होता है जो सीरीज़ और पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसका जो डेरिवेशन होता है उसको करने में, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, कि कैसे सीरीज़ में ऐड किया जाता है दो रेजिस्टेंस को और कैसे हम उसको पैरेलल अटैच करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है आप करते रहिए, और जो बात समझ ना आई हो वो मुझे तुरंत टेक्स्ट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, आदाब, गुड बाय।